नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का उदय, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न। मैं बता दूं कि सिंगल टॉपिक भी नहीं छूटने वाला है प्राचीन इतिहास का, और ऐसे हम लोग मध्यकालीन इतिहास का एक एक टॉपिक करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो को शूट करने में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए ही है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा बनते हैं आपके एग्जाम में, और आगे भी बनेंगे, क्योंकि ये पिछले 20 वर्षों में ऐसा ही देखा गया है कि 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में भी बनेगा, क्योंकि 2016 एनटीपीसी, 2017 का जो एनटीपीसी मेंस का था, 2018 ग्रुप डी और जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न बनते हैं, और यहाँ तक कि पीसीएस लेवल में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी कठिन सवाल भी हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक के पहले प्रश्न से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाजनपद एक तरफ आपको दिख रहे होंगे और दूसरी तरफ राजधानी। आइए मिलान करते हैं। गंधार याद रखेंगे, तक्षशिला, सुरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी और कौशल, श्रावस्ती। आप लोग को याद रहेगा दोस्तों। एक बार और मैं रिपीट करता हूं जिससे आपको याद हो जाएंगे। गंधार, तक्षशिला याद रखेंगे, सूर्यसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी और कौशल, श्रावस्ती। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? यानी जो हर्यक वंश के शासक थे उनमें से किसको कुणिक नाम से बोला जाता था? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। दोस्तों, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का मैं समय देने वाला हूं, जिसमें आप अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, कुणिक बोला जाता था अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? यानी जो पाटलिपुत्र नगर है गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थापित किया गया था। कौन सा शासक स्थापित किया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया गया। कहाँ स्थापना किया गया? याद रखेंगे, गंगा प्लस सोन के संगम पर। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक ऐसा शिशुनाग वंश का शासक था जिसके समय में वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन किया गया, और उस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। कालाशोक जो शिशुनाग वंश का शासक था, और इसके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया वैशाली में। ये भी आप याद रखेंगे, और इसे काकवर्ण बोला जाता है। याद रखेंगे, कालाशोक को काकवर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। यानी 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कब हुई थी? याद रखेंगे, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? यानी जो सिकंदर महान था और पोरस था, इन दोनों की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी, झेलम, सतलज या चेनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के आमने सामने दोनों तटों पे एक तरफ सिकंदर महान और दूसरी तरफ पोरस की सेना थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस मृद भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? यानी कौन सा मृद भांड है जो द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। यानी बर्तन पे काला पॉलिश किया गया है उत्तरी भारत में। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों।
ये भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि पिछला बार बीएसएससी जो एग्ज़ाम लेती है बिहार में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? यानी पाली ग्रंथ जो है उसमें गांव के मुखिया को क्या बोला गया है? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक बोला गया है पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को। याद रखेंगे, गांव के मुखिया को भोजक, ग्राम भोजक बोला गया है कब? पाली ग्रंथ में। ये आप लोग याद रखें, कहाँ बोला गया है? पाली ग्रंथ में। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम था, यानी जो उज्जैन है उसका प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था? तो अवंतिका था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? देखिए वो दोस्तों, इस टॉपिक में आप लोग वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, जो पुराने राज्य थे उनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा गया नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्यनंद। याद रखेंगे, महापद्यनंद के द्वारा नंद वंश का स्थापना किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज बोला गया? यानी ग्रीक और यूनानी लेखक जो थे, इनके द्वारा अग्नमीज और जेंडरमीज एक शासक को बोला गया, और उस शासक का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को दोस्तों ग्रीक और यूनानी जो लेखक थे उनके द्वारा अग्नमीज और जेंडरमीज बोला गया था, घनानंद को। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यानी जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण अगर आपसे पूछे तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों के द्वारा। यानी प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? एक बार और मैं रिपीट करता हूँ प्रश्न को। ईरान के खमनी वंश, जो ईरान में खमनी वंश था, इसके किस शासक के द्वारा भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस दार्यबाहु प्रथम। याद रखेंगे, डेरियस दार्यबाहु प्रथम के द्वारा एक ये खमनी वंश का शासक था, जो भारत के भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाइडेस्पेस या वितस्तता, यानी आधुनिक नाम इसका झेलम है, का युद्ध जो 326 बीसी में हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हाइडेस्पेसिस या वितस्तता का जो युद्ध हुआ था 326 बीसी में, ये किन शासकों के बीच हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकंदर एवं पोरस के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। कौन? हाइडेस्पेसिस। याद होगा आप लोग को। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे, सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको शासक दिख रहे हैं, दूसरी तरफ वंश। आइए मिलान करते हैं। बिंबिसार, अच्छा बिंबिसार किस वंश का था? तो याद रखेंगे हर्यक वंश का था। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का था। हम लोग रिपीट करते चलेंगे जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। कालाशोक किस वंश का था? आप लोग को पता है? तो कालाशोक शिशुनाग वंश का था। याद रखेंगे, कालाशोक शिशुनाग वंश का था। महापद्यनंद, महापद्यनंद जो नंद वंश से था। देखिए इसमें नंद जुड़ा हुआ है और नंद वंश से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। बिंदुसार की बात करें तो मौर्य वंश का था। आइए एक बार और हम रिपीट करते हैं जिससे आपको याद हो जाएंगे। बिंबिसार जो हर्यक वंश का था, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, महापद्यनंद नंद वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का था।
आइए कूट में देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपको एक तरफ महाजनपद दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र। मैंने बताया था कि 16 महाजनपद के बारे में भी हम लोग प्रश्न करने वाले हैं और सारे महाजनपद के बारे में प्रश्न करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोग के लिए। तो महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र का मिलान करते हैं। पहला का है मगध, तो मगध तो पटना हो जाएगा, याद रखेंगे। मगध पटना आप लोग को याद भी होगा। वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध और अवंती मालवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार और हम रिपीट करते हैं। मगध पटना या गया के ज़िले को बोला जाता है जो आधुनिक नाम है। वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध और अवंती मालवा, याद हो गया। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? दोस्तों जो 16 महाजनपद थे उसमें एक मगध था जो काफ़ी मजबूत था। ये प्रश्न भी बनता है कि महाजनपदों में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन था, तो याद रखेंगे मगध। आइए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मगध की प्रथम राजधानी के बारे में बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज या राजगिरी था जो मगध की प्रथम राजधानी था। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था सबसे पहले। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? यानी जो 16 महाजनपद है इसके बारे में पता कहाँ से चला है, ये प्रश्न बनता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय से, याद रखेंगे दोस्तों। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी जो मगध पे राजा थे, शासन कर रहे थे, वे कौन थे जो सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद, याद रखेंगे दोस्तों। राजा सिकंदर महान जो थे इनके समकालीन कौन था? घनानंद, जो कि मगध का शासक था। नेक्स्ट, मगध यानी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? यानी जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उस समय कौन सा सदी चल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। आपको 4 कारण दिख रहे हैं, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा कारण था कि सिकंदर सफल हो गया था भारत पे आक्रमण करके। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है, उस समय केंद्रीय सत्ता था ही नहीं। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल श्रेष्ठ थी, तभी तो उन्होंने सफलता पा लिया। उस देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यानी जो सिकंदर थे इनको काफ़ी भारत के देशद्रोहियों का सहयोग मिला था और इसलिए ही वे सफल हो गए थे। ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक थे, बिल्कुल सही, वह एक अच्छा राजा थे, प्रशासक अच्छा थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। ये जो भी है सिकंदर के सफल होने में काफ़ी सहायता दिया था। नेक्स्ट, एक तरफ आपको राजा तो दूसरी तरफ उनके राज्य, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये प्रश्न बीपीएससी या यूपीएससी ऐसे लेवल में प्रश्न बनते हैं। रेलवे एसएससी में सिंगल प्रश्न बनता है, वे प्रश्न भी हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। हालांकि अब कंपटीशन काफ़ी टफ होते जा रहा है, तो वो आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। तो राजा और उनके राज्यों में मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। प्रद्योत हो जाएंगे अवंती, याद रखेंगे। उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल और अजातशत्रु मगध। आइए एक बार और रिपीट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। प्रद्योत जो कि अवंती के थे, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत की बात करें तो कौशल और अजातशत्रु मगध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। देखिए पहले के जो भी अभिलेख मिले हैं उससे ही हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। ऐसे ही अभिलेख मिला था जिसमें ये सिद्ध होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को खोदी गई थी।
कहाँ खोदी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। याद रखेंगे दोस्तों, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। ये प्रश्न याद रखेंगे। कहाँ से पता चलता है, तो अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो भी 60 प्रश्न है वे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग को पता होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, डेरियस। ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन में कर लिया था। किसने? डेरियस ने। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न भी बनता है कि ईरानी शासक इनमें से कौन है, तो याद रखेंगे डेरियस जो है ईरानी शासक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। यानी जो मगध के राजा अजातशत्रु थे उनका युद्ध किनके साथ हमेशा चलते रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा वज्जी यानी वैशाली। तो वैशाली या वज्जी के साथ मगध के राजा अजातशत्रु का हमेशा युद्ध होते रहता था, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वज्जी संघ विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, जो कि एक ऐसा रथ होता है जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा रहता है, उसको रथ मुसल बोलते हैं, तथा महाशिला कंटक जो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। याद रखेंगे दोस्तों, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राजा के अजातशत्रु थे जो प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक जो पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र था, इसका उपयोग किया था। किसने? अजातशत्रु ने। कहाँ के ये थे? मगध राज्य के थे। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, घनानंद। घनानंद जो था अंतिम था और महापद्यनम पहला था। महापद्यनंद पहला था और घनानंद अंतिम था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नंद वंश का पहला महानंद और अंतिम घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था। यानी भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था, ये प्रश्न है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में ही भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। यानी ये प्रश्न पूछा गया कि ये तीन राजाओं में कौन जो बुद्ध के समकालीन थे, जब बुद्ध का समय काल चल रहा था उस समय इन तीनों राजाओं में से कौन कौन मौजूद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत। यानी बिंदुसार जो था इनमें से भगवान बुद्ध के समकालीन नहीं था, जबकि अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों लोग बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जो बड़े राज्य थे उनके उदय का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। यही कारण था कि उस समय के जो बड़े राज्य थे वे उदय हो गए, और उनका मुख्य कारण यही था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होता था। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। चलिए इससे 1-2 प्रश्न और बनाते हैं। बिंबिसार और जीवक, बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक। याद रखेंगे, बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? जीवक था। और बिंबिसार के द्वारा जीवक को भेजा गया था चिकित्सा के लिए, उस राजा का नाम क्या था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा के लिए भेजा था बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। यानी अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया, वे शासक का नाम बताना है। तो शिशुनाग। याद रखेंगे, शिशुनाग के द्वारा जो अवंती था, अवंती राज्य, उसको जीत के किस में मिला लिया गया? मगध राज्य में मिला लिया। इसीलिए तो मगध काफ़ी मजबूत था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो अंग जो राज्य था इसका भी विलय किया गया, किसमें? मगध
मगध साम्राज्य में और किस सम्राट के द्वारा किया गया, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार के द्वारा अंग का विलय किया गया था मगध में, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। शिशुनाग जो कि काफ़ी राज्यों को मिलाया था अपने मगध साम्राज्य में, इसमें से एक ऐसा राज्य है जिसका विलय नहीं कर पाया था शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी का। यानी अवंती, वत्स और कौशल का शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में विलय कर लिया था, लेकिन काशी का नहीं कर पाया। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। जो काशी बच गया था शिशुनाग से और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, अजातशत्रु ने जो काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय किया। अब आपको पता चल गया होगा कि मगध इतना मजबूत क्यों था, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र को मगध में मिला लिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से एक गलत है, उसको चुनना है। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं चारों ऑप्शन को। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये तो सही है। महापद्यनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षात्रात्रक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि धारण की, सही है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई गलत कथन नहीं है मगध साम्राज्य के बारे में, ये तीनों कथन ही सही कथन है। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उत्तर भारत पर तो किस राजवंश का शासन चल रहा था। तो याद रखेंगे, नंद वंश का शासन चल रहा था। जब सिकंदर का आक्रमण उत्तर भारत पे हुआ तो नंद वंश का शासन चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जो 6ठी ईसा सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो इसका राइट आंसर होगा मगध। याद रखेंगे, मगध जो था सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। यानी जब ईरानियों का आक्रमण हुआ भारत पे तो कौन कौन सा प्रभाव पड़ा, आइए इसके बारे में देखते हैं। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हो गया, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, ईरानी जब इस पे आक्रमण किए तो इनकी छत्र प्रणाली जो था इसका भी प्रचार हो गया। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ, ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जब ईरानी आक्रमण हुआ था तो स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, ये पाँचों के पाँचों प्रभाव सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। अच्छा, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो इसका भी प्रभाव कुछ भारत पे पड़ा होगा, तो इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा प्रभाव गलत है। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, बिल्कुल सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है दोस्तों। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल सही है। आइए अंतिम देखते हैं, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था दोस्तों, ये याद रखेंगे। ये सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, बाकी ये तीनों सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। यानी ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, जो कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को क्या बोला जाता था, सेनिया कहा जाता था। यानी किसको, किस शासक को सेनिया बोला जाता था, क्योंकि नियमित और अस्थायी सेना ये रखता था, इसलिए इसको सेनिया बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार जो था ये काफ़ी सेना पे ध्यान देता था, क्योंकि यह नियमित और अस्थायी सेना हमेशा अपने साथ रखा करता था, बिंबिसार। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? यानी कौन सा ऐसा शासक था जो भयानक सेना हमेशा अपने साथ रखा करता था और उस सेना का नाम था उग्रसेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। मैंने बताया था, याद रखिएगा उग्रसेन इसको बोला जाता था, महापद्यनंद को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत यानी राज्य बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, जैसे ही डेरियस ने प्रांत बनाया, कुछ सिंधु के भाग को जीतकर, सिंधु नदी के भाग जो था वो जीतकर डेरियस ने ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, तो उससे कुछ राजस्व उसको प्राप्त होगा। कितना राजस्व प्राप्त हुआ, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो याद रखेंगे 360 टैलेंट, याद रखेंगे 360 टैलेंट की राजस्व प्राप्त होती थी उसको, जो सिंधु घाटी तटवर्ती भूभाग को जीता था और उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था। कौन? डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने। और कितना मिलता था राजस्व? 360 टैलेंट मिलता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी सिकंदर के साथ इनमें से कौन भारत नहीं आया था, ये आपसे प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था ये सिकंदर के साथ नहीं आया था, जबकि नियाकर्स, एन्नासिक्रेटिस और एरिस्टोबुलस ये तीनों के तीनों सिकंदर के साथ आए थे और ये तीनों इतिहासकार थे, आप लोग याद रखेंगे। और ये भी हेरोडोटस भी इतिहासकार ही है, लेकिन सिकंदर के साथ ये नहीं आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठिन। जो महाजनपद काल था उसमें श्रेणियों के जो संचालक थे उनको श्रेष्ठिन बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। गृहपति का अर्थ क्या होता है? यानी जो गृहपति का अर्थ, देखिए दोस्तों, शब्द का अर्थ से प्रश्न हमेशा बनेगा, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, जिसका मैंने टोटल 80 MCQ करा दिया है, जिसमें पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कवर हो गया है। और दूसरा टॉपिक था हमारा वैदिक सभ्यता, इसके बारे में हम लोग लगभग 115 प्रश्न देखे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक खेल का टॉपिक भी मैंने अपलोड कर दिया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो गृहपति का अर्थ यानी शब्दों का अर्थ आपको हर टॉपिक में मिलेंगे, जितने भी प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो, उसमें आपको शब्दों का अर्थ से प्रश्न हमेशा बनता है और आगे भी बनता रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान को गृहपति बोला जाता था। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, गृहपति का अर्थ धनी किसान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अष्टलुक परमादर्शदायी संस्था के जो भी उसके मालिक होते थे उसको अष्टलुक बोला जाता था। महापात्र जो उच्च कोटि के अधिकारी को महापात्र बोला जाता था। और किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक बोला जाता था। शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था? सौलिक शुल्काध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों, ये संस्था थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि रेलवे और एसएससी ऐसा प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक प्रश्न को देखते चलना है। तो दोस्तों, मैं इसके वीडियो के लास्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न, इसी वीडियो के जो प्रश्न का मैंने आंसर भी दिया है उसी से आपको प्रश्न मिलेंगे जो टेस्ट के रूप में होंगे। उसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप सही सही कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते हैं तो आपका नाम अगले वीडियो में मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं राइट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? यानी एक ऐसा मगध का शासक था जो राज्य लेने के लिए अपने पिता की ही हत्या कर दी, यानी पिता की हत्या कर दी, लेकिन बाद में जब इसका पुत्र हुआ ना तो उस शासक को मार दिया। यानी इसने अपने पिता को मारा, फिर इसने अपने पिता को मारा, और वो शासक कौन था जिसने अपने पिता को राज्य के लिए मारा था? तो उसका नाम था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु था। अजातशत्रु के द्वारा अपने ही पिता का हत्या किया गया। क्यों? क्योंकि राज्य लेना था। और जैसे ही अजातशत्रु का पुत्र हुआ उसने मार दिया अजातशत्रु को। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी जो पहला गणतंत्र था वैशाली में वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
लिच्छवी। याद रखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको महाजनपद और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो आइए बताते हैं कुरु की राजधानी क्या थी। क्या आपने कभी पढ़ा है महाजनपद के बारे में? अगर पढ़े होंगे तो आप इसका राइट आंसर जरूर कीजिएगा। तो याद रखेंगे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी बताइए, आप लोग बैठे बैठे बताइए वहीं से। तो पंचाल की राजधानी हो जाएगी अधिछत्र। आइए अगला देखते हैं। कौशल की राजधानी बताइए, साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आइए एक बार और रिपीट करते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अधिछत्र और कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों अंगुत्तर निकाय। 55 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? यानी इन चारों में से कौन था जो मगध का राजधानी नहीं बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। याद रखें कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, जबकि गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र ये तीनों मगध साम्राज्य था इसकी राजधानी बना था, लेकिन कौशाम्बी कभी भी राजधानी नहीं बन पाया मगध का। नेक्स्ट। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत यानी राज्य बनाया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट। हाइडेस्पिसिस या वितस्तता आधुनिक नाम जिसका झेलम है का युद्ध 326 बीसी में हुआ था, किन शासकों के बीच हुआ था? ये टेस्ट प्रश्न है, आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये भी आप लोग टेस्ट के लिए है, ये भी टेस्ट प्रश्न है। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, अपना उत्तर बताइएगा जो भी मैंने पीछे टेस्ट में आपको प्रश्न दिए हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, और सारा वीडियो हम पढ़ाने वाले जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये पूरा कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, सारा का टॉपिक एक एक टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। आज हमारा प्राचीन इतिहास का तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, अगला टॉपिक बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।